नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी। आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, जो सीखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से आपकी दुविधाएं हिंदी के बारे में दूर हो जाएंगी। जो भी बातें आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, उसमें अधिकतर चीज़ें आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये तो छोटे बच्चों के सीखने की चीज़ें हैं, परंतु ये सब चीज़ें बड़ी कक्षाओं तक आपके काम आती रहती हैं। जैसे आज मैं एक विषय आपको कवर करूंगी जिसमें संयुक्ताक्षर होंगे। अब संयुक्ताक्षर आपको लगेगा कि ये तो वर्ण हैं, बच्चों को सिखाने की चीज़ें हैं, स्वर व्यंजन ये तो बच्चों के सिखाने की चीज़ें हैं, परंतु सच्चाई ये है कि जब हम बड़ी कक्षाओं में जाकर वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें विच्छेद करना नहीं आता है, क्योंकि हमें संयुक्ताक्षर कैसे बने हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं होता। र के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। जब वर्ण विच्छेद में आप र के रूपों को अलग से विच्छेद करके लिखना चाहते हो, अलग अलग करके लिखना चाहते हो, तो आप नहीं लिख पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा र पूरा है, कौन सा मात्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अब हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले है संयुक्ताक्षर। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अर्थात कुछ अन्य भाषाओं में क्या होता है कि साउंड ध्वनि कुछ और आती है, लेकिन उसके स्पेलिंग जो होते हैं, लिखने का जो ढंग होता है वो अलग होता है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा लिखा होता है उसको वैसा ही पढ़ते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी भाषा से थोड़ी तुलना करें तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जबकि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसको हम स्वर व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्ताक्षर सब तरह के व्यंजन और स्वर मिलाकर जब हम देखें तो हमारे पास 52 अल्फ़ाबेट्स हैं, स्वर और व्यंजन मिलाकर इतनी ध्वनियाँ हैं हमारे पास। तो इसलिए किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हमें हिंदी में लिखना होता है तो हमें आसानी होती है, कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? हिंदी भाषा में 4 संयुक्ताक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 जो संयुक्ताक्षर हैं, इनकी बनावट कैसी है, कैसे बने हैं ये? जैसे क्ष है, क्ष देखने में एक व्यंजन लगता है, परंतु ये क, श, अ इन तीनों के मिलने से बनता है। इसी तरह से त्र, वो त, र और अ इनके मिलने से तब त्र बनता है। तो ये एक तरह से मैं साधारण भाषा में, जैसे आपको ज़्यादा अंग्रेजी में समझ आता है बच्चों को आजकल, तो जब हम इसका ब्रेकअप करते हैं तो ये 3 अल्फ़ाबेट्स, 3 व्यंजनों से स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनता है। त्र, त आधा, र आधा और उसमें अ एक स्वर मिलाएंगे तो पूरा त्र बनता है। इसी तरह से ज्ञ, ज्य कैसे बनता है? ज हलचिन प्लस ञ प्लस अ। श्र, श से शलगम जो होता है, श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तो इस तरह से 3 स्वर व्यंजनों से मिलकर श्र बनता है। तो ये थे संयुक्ताक्षर। इसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं हिंदी में? संयुक्त व्यंजन होते हैं जब कोई भी 2 व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे एक आधा व्यंजन हो और एक पूरा व्यंजन हो, उनको जोड़कर जब हम लिखते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा त व, जहाँ पर भी आधा व्यंजन कोई आ रहा है उसके साथ वाला अगला व्यंजन मिलाकर वो संयुक्त व्यंजन बनता है। तो संयुक्त व्यंजन जैसे आधा क ल, आधा ज व, तो ये क्या है? ज्वर। आधा ज व से कौन सा शब्द बन सकता है? ज्वर। इसी तरह से त व, आधा त व, तो बन गया, क्या शब्द बना सकते हैं त व से? म ब से, क ख से, जैसे क ख से हो गया मक्खी, म आधा क ख को बड़ी की मात्रा मक्खी। तो ये जो है इस तरह से इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद एक मैं बताऊंगी द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक जैसे 2 व्यंजन इकट्ठे आते हैं, एक आधा और एक पूरा, तो उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा त पूरा त,
आधा न पूरा न, आधा न पूरा न से जैसे शब्द बनाएंगे हम अन्न, आधा न पूरा न, अन्न, राइट। आधा ज पूरा ज, जो भी इस तरह से दो एक जैसे व्यंजन साथ साथ आते हैं, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम कहते हैं दो व्यंजन साथ साथ। तो जब ऐसे एक आधा व्यंजन और उसी का ही पूरा रूप इकट्ठे प्रयोग किए जाते हैं किसी शब्द में, तो उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। उसके बाद है र के विभिन्न रूप। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने की। 10वीं कक्षा के बच्चों को भी ये समझ नहीं आता, और कहने को ये जो सीखने की चीज है छोटी कक्षाओं की है। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में ये चीज बच्चों को अच्छे से आ जानी चाहिए। इसमें क्या है, एक तो र से रथ हम नॉर्मल लिखते हैं, र का पूरा रूप। एक दूसरा होता है र की मात्रा, जिसे हम कहते हैं रेफ, जैसे ऊपर डालते हैं जिसको हम, क म के ऊपर र, कर्म, कर्म, रम, ऐसे साउंड आएगी इसकी। और एक होता है क के पैर में र डाल दिया तो क्रम, क्रम। तो ये 3 र के रूप हैं, एक पूरा र, एक ऊपर र मात्रा रेफ के रूप में, और एक पैर में र। जो पैर में र आता है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पैर में नीचे र आता है, क के पैर में र, जैसे ये होता है, हम कहते हैं इसे खड़ी पाई के साथ, प के पैर में, क के पैर में, त के पैर में। तो यहाँ पर क्या है, र पूरा है, जो दूसरा व्यंजन दिख रहा है पूरा, वो आधा होता है। जब खड़ी पाई के साथ र आता है, वो र पूरा है, और क्रम आ रहा है, क के पैर में र, मतलब आधा क और र पूरा है, क्रम। तो ये बात बहुत सीखने वाली है, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। इसके अतिरिक्त मैं एक आपको री और र को छोटी ई, री, इसमें भी अंतर होता है। बच्चों को आज तक ये मालूम ही नहीं होता कि री की मात्रा कैसे होती है। वो र की मात्रा, जो पैर में र हम डालते हैं खड़ी पाई के साथ, मैंने अभी बताया, उसको री की मात्रा के साथ मिक्स कर देते हैं। उनको लगता है ये री की मात्रा नहीं, वो उसको र की मात्रा कह देते हैं। र की जो मात्रा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ डालते हैं हम, जैसे कर्म में मैंने बताया। तो जब नीचे पैर के नीचे, किसी भी शब्द के नीचे हम एक अंग्रेजी के सी अल्फाबेट की तरह कुछ लिखते हैं, वो री की मात्रा कहलाती है। कृत्रिम, क्री, क के पैर में री की मात्रा, कृत्रिम, त्र को छोटी म, कृत्रिम। तो ये जो सी की शेप में क के पैर में डाला है, वो री की मात्रा है। और जब र को छोटी की मात्रा डालते हैं, वो र को छोटी ई, री। इनकी री और री की साउंड काफी मिलती जुलती होती है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर री की मात्रा है और कहाँ पर र है, उसको ई की मात्रा है। र को छोटा ऊ और र को बड़ा ऊ, ये अंतर भी बहुत कम बच्चे जानते हैं। जब र को छोटा ऊ लिखते हैं तो मात्रा का आकार जो होता है, हम सीधे ऐसे नीचे को ले आते हैं। र को मात्रा हमेशा साइड में लगती, र के पैर में नीचे नहीं लगती है। तो र को मात्रा जब हम साइड में ऐसे र लिख के फिर साइड में ऐसे टच करके डालते हैं, ये र को छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा होगी। और जब हम हल्की सी रेखा लगा के ऐसे बड़े, ऐसे इस शेप में लगाते हैं, ये र को बड़े ऊ की मात्रा होती है। ध्यान रखना है, र को कभी भी मात्रा पैर में नहीं लगती, हमेशा साइड में ही लगाई जाती है। और एक लास्ट चीज आज की कक्षा में मैं बताना चाहूंगी, नुक्ता। एक होता है हिंदी में आगत चिन्ह, एक होता है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है, जो किसी भी व्यंजन के पैर में हम बिंदु लगाते हैं, नीचे की तरफ बिंदु लगाते हैं। जो ऊपर बिंदु लगाते हैं वो नहीं, जो पैर में। ये होते दो हैं हिंदी में, ज के पैर में नुक्ता ज, फ के पैर में नुक्ता फ। तो ये जो दो हैं, ये फारसी और उर्दू जब भाषाओं के जो शब्द हिंदी में हमने प्रयोग करने थे, उनकी सही ध्वनि निकालने के लिए हमने हिंदी भाषा में इनको ऐड किया है। तो ये है ज और फ, इनको जो पैर में बिंदी लगाई गई, उस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। और इनको हम ज और फ जब बिंदी लगाकर बन जाते हैं, इनको हम हिंदी में आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और आगत चिन्ह क्या होता है, जब अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द जहां पर औ की साउंड आ रही हो और हमें उसे हिंदी में लिखना है, तो हम औ की साउंड नहीं लिखते हैं, आ की मात्रा लिखकर ऊपर एक अर्धचंद्र जैसी शेप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं आगत चिन्ह। जैसे डॉक्टर इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में जब हम लिखते हैं, हम डॉक्टर नहीं लिखते, हम लिखते हैं डॉक्टर, ड को आ की मात्रा, ऊपर अर्धचंद्र जैसा आगत चिन्ह, टर, डॉक्टर।
तो जब भी अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द हिंदी भाषा में हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसको ओ की जहाँ साउंड आ रही हो, ध्वनि आ रही हो, वहाँ पर हम आ की ध्वनि लगाते हैं और ऊपर अर्धचंद्र लगाते हैं। उसे हम हिंदी में आगत चिन्ह कहते हैं। धन्यवाद।